नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट करें? हाँ सर जी, कर दो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आपकी शुरू होने जा रही है जीएसटी के अंदर। यहां पर मैंने आपको कुछ एक प्रेजेंटेशन टिप्स भी कस्टम के साथ में बताए थे, और एक बार जरा उनका एक रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये 2 पेज की एक फाइल है जो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर रखी है, कस्टम के साथ में करवाई थी। एक बार हल्का सा फिर से बता दूं, एग्जाम में आपके लिए 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा अदर देन एमसीक्यू, 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो होगी कुछ एक प्रकार की डेफिनेशंस होंगी, या कोई शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जैसे कि आपका यहां पर पूछा जा सकता है कि बताइए टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, ठीक है, या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, टैक्सेबल पर्सन क्या है। इस प्रकार से शॉर्ट नोट या डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करके चलना होगा? सबसे पहले आप एक छोटी सी बैकग्राउंड यहां पर लिखकर चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए टैक्सेबल टेरिटरी के बारे में पूछा है, तो पहले उसका कुछ इंपॉर्टेंस बता दो, उसका कुछ रोल बता दो कि जीएसटी के अंदर उस शब्द का रोल क्या है। अगर वो नहीं होता तो फिर क्या होता, वो रोल बताने के बाद में एक बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि लिखने के बाद में फिर आप अपने जो मेन कंटेंट है उसके ऊपर आ जाइए और उसका अपना सॉल्यूशन आप लिख दीजिए। उसके मेन कंटेंट का जो आंसर होगा वो हो सकता है किसी सेक्शन के रेफरेंस से आ रहा हो, किसी सर्कुलर के रेफरेंस से आ रहा हो, किसी नोटिफिकेशन के रेफरेंस से आ रहा हो, किसी रूल के रेफरेंस से आ रहा हो। तो जो भी है आप उसे यहां पर लिख देंगे। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके स्मॉल थ्योरी क्वेश्चन या मिनी केस स्टडी के नाम से इसको हम जानते हैं। यहां पर क्वेश्चन की लेंथ जनरली 2 से 4 लाइनों के क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे केस स्टडी टाइप बना देते हैं। जनरली ऐसा क्वेश्चन कई खंडों में आता है, पार्ट्स में आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसके 3 हिस्से बनाकर दे दिए, तो 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे लिए जाते हैं, या 4 या 2 वटेवर। उसे बोलते हैं मिनी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के नाम से जाना जाएगा। तो वहां पर आप अपनी लीगल पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे। जो भी रूल है, रेफरेंस उसका लेना है वो आ जाएगा, सेक्शन का है, नोटिफिकेशन का, सर्कुलर का, जो भी है उस शब्द से संबंधित, उस पर बेस्ड जो भी उसकी लीगल बैकग्राउंड है, पहले आप उससे वहां लिख देंगे और उसके बाद अपनी बात को आप यहां पर आकर कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में स्टार्टिंग वर्डिंग्स हो सकती है आपकी इन नटशेल या इन द लाइट ऑफ व्हाट इज स्टेटेड अबव, कि हमने जो पहले बताई है लीगल पोजीशन, उसको ध्यान में रखते हुए दिस इज अवर कंक्लूजन। उसके बाद तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके लॉन्ग केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। यहां पर एक एलिमेंट आपका और बढ़ जाता है। सबसे पहले आप यहां डाल देते हैं फैक्ट्स एंड इशू, आप यहां पे डाल देते हैं। फैक्ट्स और इशू लिखने के लिए कोई अलग से काम नहीं करना आपने। जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी बड़ा हो सकता है आपका, 8-10 लाइन का, 1 पेज का, 2 पेज का, यहां पर कोई सीमा नहीं है। ये बड़ा क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना क्वेश्चन समराइज करना है। बेसिकली उसके जो की एलिमेंट्स हैं, की वर्डिंग्स हैं, उनको लिखना है कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, क्वेश्चन क्या है, इश्यू क्या है, फैक्ट्स क्या है, वो आपको वहां पर अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन की समरी होगी बेसिकली, और कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जिस लॉ पर बेस्ड आपका आंसर आएगा उस लॉ को आप डिक्टेट कर दीजिए। ध्यान रहे, लॉ डिक्टेट करते समय आप फैक्ट्स और इश्यू का रेफरेंस नहीं लेंगे, प्योर लॉ डिक्टेट यहां पर आप कर देंगे। उसके बाद तीसरी पोजीशन पर आकर अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। इसे लिखने का तरीका क्या होगा कि आप अपने फैक्ट्स और इश्यू, जो पहले पॉइंट में समरी बनाई है वो, और जो लीगल पोजीशन लिखी है वो, तो लीगल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए, उससे लिंक करते हुए आप अपना कंक्लूजन लिख देंगे। यानी कि पहले और दूसरे स्टेप को मिक्स करके आप किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं वो आप यहां पर लिख देंगे। चौथा आता है आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे आप आंसर करके चलेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए एक तो आपको टेबल अपनी बनानी होती है। इज इट ओके? हाँ सर जी। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह कि आपको उसमें अपने वर्किंग नोट लिखने होते हैं। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो या तो हम उसमें किसी चीज को प्लस कर रहे होते हैं, या माइनस कर रहे होते हैं, या फिर इग्नोर कर रहे होते हैं। आप जो भी एक्शन अपने दिमाग से ले रहे हैं, दिमाग के अंदर एक केमिकल रिएक्शंस होता है कि आखिर ये प्लस होगा तो क्यों होगा, माइनस होगा तो क्यों होगा, या फिर इसका कुछ नहीं होना है, इग्नोर करना है तो क्यों होगा। उस क्यों का ही आपका वर्किंग नोट बन जाएगा।
वर्किंग नोट अपने शब्दों में लिखेंगे। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर 10 ट्रांजैक्शन दे रखी है तो मान के चलना कि आपके 10 वर्किंग नोट बनने मैंडेटरी हैं। ठीक है, जो वर्किंग नोट होंगे ये एक तरह से ज्वेलरी की तरह काम करके चलते हैं, जो कि सुंदरता को बढ़ा देते हैं और असल में नंबर इसी के मिलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपके यहां पर आने हैं और अब मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर यहां पर डिस्कस करता हूं मालिक, ऐसे करके। तो यहां पर आपका आ जाता है, सबसे पहले मैं बता दूं, भगवान झूठ ना बुलाए, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका चैप्टर था उस पर बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। इत्मीनान से, आराम से, पहले मेरे बोलने से पहले आप आंसर खुद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना? हाँ सर जी, एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ जीएसटी। जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये काम करके चलता है और इसका स्कोप कहां से कहां तक काम करके चलता है। तो भाई साहब, ये आपका जो वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, उस पर बेस्ड आपका ये कॉन्सेप्ट है कि यहां पर एक सप्लायर होगा, यहां पर एक रेसिपिएंट होगा। जैसे मान लीजिए सप्लायर रेसिपिएंट की जगह यहां पर कोई ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, ऐसे करके डी है। तो यहां पर आउटपुट जीएसटी भरा जाता है, आगे वाले को आईटीसी मिल जाता है। फिर यहां पर आउटपुट जीएसटी भरा जाएगा, उतने अमाउंट का आगे वाले को आईटीसी मिल जाएगा, और जो आपका एंड यूजर होता है उसे आईटीसी नहीं मिलता है, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। और जो ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड के बीच में होती है, जहां पर बायर आपका रजिस्टर्ड पर्सन होता है, उसे बोल देते हैं B2B ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। और जब सामने वाला बायर आपका अनरजिस्टर्ड होता है तो उसमें B2C ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। असल में सरकार को जो रेवेन्यू की प्राप्ति होती है वो B2C ट्रांजैक्शन के अंदर होती है, जब सामने वाली पार्टी को क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि अगर क्रेडिट मिल गया तो सरकार को जितना आउटपुट टैक्स गया उतने वाले के सामने वाले ने क्रेडिट मिल गया तो बात खत्म, सरकार की जेब में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं पहुंचता है। तो ये बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स पर बेस्ड है, जहां पर क्रेडिट कॉन्सेप्ट आपका काम करके चलता है, जिसमें CIS और CIS जैसी हम बातें करके चलते हैं। जी, जहां तक सवाल है स्कोप का, तो इसका स्कोप पूरे इंडिया भर के अंदर फैला हुआ है। इंडिया की परिभाषा आप अच्छे से जानते हैं और ये 1 जुलाई 2017 को यहां पर हिंदुस्तान के अंदर आ गया था। अब मैंने जो बोला, हो सकता है कि उस आंसर में और जो मैंने बोला थोड़ा बहुत अंतर आ रहा हो। अंतर डेफिनेटली आएगा मालिक, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, यहां से मैं बता रहा हूं कि इसका आंसर ये आपका यहां पर हो जाएगा। ये भी सही लिखा है और जो मैंने बोला वो भी सही लिखा हुआ है। और आप जो लिखेंगे वो ना तो वो होगा जो मैंने बोला है, ना वो होगा जो ये लिखा हुआ है। आपका तीसरा कुछ आंसर आ रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है। शब्द बदल जाएंगे लेकिन सेंस आपका अल्टीमेटली वही रहता है। इज इट ओके? यस सर। आगे बोलता है, व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन कंजम्पशन। ये डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के बारे में पूछता है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ये बोल के चलता है कि जिस भी कंट्री या स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के अंदर गुड्स या सर्विसेज आपके कंज्यूम किए जाते हैं, रेवेन्यू पाने का अधिकार उसी को होता है। जीएसटी के अंदर भी हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो यहां पर करके चलते हैं और अकॉर्डिंगली 50% शेयर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, बाकी 50% कंसर्न्ड स्टेट को चला जाता है। या अगर डेस्टिनेशन पर यूनियन टेरिटरी है तो फिर वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है, लेकिन उसे डिफरेंट पॉकेट, डिफरेंट फंड यानी कि यूटीजीएसटी फंड के अंदर उस पैसे को रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारी यहां पर बातें की जाती हैं। सीएसटी आपका ओरिजिन बेस्ड हुआ करता था, जिसकी वजह से ढेर सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता था, लेकिन यहां पर अब ऐसा नहीं होता है। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के चलते ही क्रेडिट का जो सिस्टम है वो काम करता है, क्योंकि सीएसटी का क्रेडिट बायर को नहीं मिलता था, क्योंकि वो आपका ओरिजिन बेस्ड हुआ करता था। चूंकि हमारा पूरा का पूरा जीएसटी कॉन्सेप्ट क्रेडिट सिस्टम पे टिका हुआ है, दैट्स वाई इसका डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। उसके बाद, हाउ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस वुड बी टैक्स्ड साइमल्टेनियसली अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट। किस प्रकार से उसको किया जाता है? देखिए, हमारे गुड्स या सर्विस होना चाहिए, उसकी सप्लाई भी होनी चाहिए। सप्लाई के बाद सप्लाई आपकी इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट किसी भी तरीके की हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। जब इंट्रास्टेट होती है तो वहां पर साइमल्टेनियसली लगाए जाते हैं आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी। इसीलिए आपके 2 अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, लेकिन वो साइमल्टेनियस पावर ली गई है संविधान के आर्टिकल 246 कैपिटल ए के मुताबिक, क्योंकि जब भी ये लगेंगे तो इकट्ठे ही लगाए जाएंगे। अकेला सीजीएसटी नहीं लग सकता, अकेला आपका एसजीएसटी भी नहीं लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए का भी यहां पर रेफरेंस अपना दे दिया गया है जी। उसके बाद में, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई। प्री जीएसटी अलग अलग प्रकार की टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी, लेकिन यहां पर टैक्सेबल इवेंट आपकी सप्लाई के रूप में कंसीडर करी जाती है जी। और सप्लाई के नेचर के मुताबिक ही फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी की हम बातें करके चलते हैं। इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कि आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
पर फिर भी अगर मन हुआ आसान पेपर बनाने का तो हो सकता है इसी में से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। पर अगर मैं एबीसी करके चलूं, आपको सारे चैप्टर्स का मैं एबीसी करके चलूं, तो ये मेरा कैटेगरी सी के अंदर आता है। क्वेश्चन आंसर की दृष्टि से कैटेगरी सी में आता है जी, ठीक है चैप्टर आपका। ओके सर जी, आगे डिस्क्राइब द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जीएसटी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हम जानते हैं 4 वचनों का पालन करते हुए जीएसटी इंडिया के अंदर आया था। 4 मुख्य खूबियां थी, या ऐसे कहिए कि 4 मुख्य कमियां थी पुराने सिस्टम के अंदर। दैट्स व्हाई जीएसटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। फर्स्ट वन इज कास्केडिंग, डबल टैक्सेशन, एंड उसके बाद में फिर आपका मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल प्रोसीजर। ये 4 बातें थी जिसकी वजह से यहां पर इसको लाना पड़ा था, ठीक है जी। या पुराने सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसीज क्या थी, या नए सिस्टम की खूबियां क्या हैं, उसकी बात हम यहां पे कर सकते हैं। 4 पॉइंट आपके ज्यों की त्यों निकल कर आ जाते हैं। उसके बाद में आगे बोलता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। तो 4 बेनिफिट तो आपके ये हो गए, कास्केडिंग नहीं आता, लगभग नहीं आता है, डबल टैक्सेशन लगभग आपका नहीं आता है, क्योंकि इक्का दुक्का जगहों पर आज भी डबल टैक्सेशन या कास्केडिंग देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि यहां पर मल्टीपल टैक्सेस की जगह सिंगल टैक्स अपना रख दिया गया है, और साथ में जो कंप्लायंसेज हैं, लॉ हैं, वो भी आपके कंसोलिडेट कर दिए हैं, वो सबस्यूम्ड करके जीएसटी के रूप में ला दिए गए हैं। तो 4 बेनिफिट तो आपके ये हो गए। साथ में यहां पर जो टैक्स इवेजन है उस पर बहुत हद तक लगाम लग जाएगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और यहां के साथ साथ डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी कलेक्शन सरकार की बढ़ जाएगी, और सबके लिए विन विन पोजीशन का काम करके चलता है। टैक्स पेयर के लिए भी, सरकार के लिए भी ये अपना इस प्रकार से करके चलता है। और मेक इन इंडिया को भी बूस्ट यहां पर दिया जाएगा। बायंसी का मतलब होता है इंक्रीज करना, गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज यहां पर हो जाएंगे। Which commodities are kept outside the purview of the GST? Alcoholic liquor for human consumption and 5 petroleum product आपके आउटसाइड हैं जीएसटी की दुनिया से, लेकिन इन दोनों की रीजनिंग अलग अलग है। लिकर बाहर क्यों है? क्योंकि इसके पीछे काम करता है आर्टिकल नंबर 366, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाहर इसलिए हैं क्योंकि वहां पर काम करता है एक्सप्लेनेशन टू आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल। उसने कहा था कि अभी तो जीएसटी के दायरे में नहीं है, लेकिन जिस दिन जीएसटी काउंसिल बोलेगी उस दिन इनको जीएसटी के दायरे में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे करके मालिक वहां पर बोला जाता है। आगे है फ्रॉम वेयर द पावर टू लेवी जीएसटी इज डिराइव्ड। इसकी जो पावर निकल के आती है वो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से निकल के आती है, जिसके साथ में बोलता है कि भैया इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी बनाने की साइमल्टेनियस पावर है, और आईजीएसटी लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, तो वहां से निकल के आता है प्रिंसिपल आर्टिकल। इसमें आपका 246 कैपिटल ए आता है। हालांकि इंटरस्टेट के संबंध में आगे इसको एलाबोरेट करने के लिए आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए भी यहां पर जुड़ जाता है। वो बोलता है कि ठीक है आईजीएसटी लगाया जाएगा, लेकिन उसका जो बंटवारा होगा वो 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को, जो कि डेस्टिनेशन में बैठी हुई है। आगे है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के लिए आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए आपका बात करके चलता है कि जब भी इंडस्ट्री को, टैक्स पेयर को कोई भी समस्या वाली बात होती है तो जीएसटी काउंसिल को अप्रोच करते हैं। जीएसटी काउंसिल उस पर अपना मत देती है, अपनी जो सुझाव हैं, जो अपनी रिकमेंडेशन है वो आगे देती है, और ये से पास तब कर पाते हैं जब यहां पर आकर 75% वेटेड परसेंटेज या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर से वो पास हो जाए तो उसको रिकमेंड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट फिर नोटिफिकेशन जारी करती है, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वो एक्ट का पार्ट बनती है, तब वो इफेक्टिवली यहां अप्लाई करवा दिया जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं मालिक की, भाई यहां पर आकर वो बता रहे हैं कि उसमें जो ये कोरम के लिए 1/2 का होना बहुत जरूरी है, और जहां तक सवाल है कि जो वेटेड परसेंटेज निकाली जाती है तो उसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी वेटेज 1.3 है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, उनकी वेटेज 2/3 यहां पे रखी गई है। जितने भी जीएसटी के अंदर काम होते हैं, चाहे वो गुड सर्विस का है, सप्लाई का है, इंट्रा का है, इंटर का, सारे के सारे मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं जीएसटी काउंसिल के पास में। तो इस प्रकार की बात यहां पर अपनी करी जा सकती है। उसके बाद में आता है स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू नोटिफाई अ ट्रांजैक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और डिस्कस। गवर्नमेंट के पास में क्या ऐसी कोई एक्सक्लूसिव पावर है? स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू नोटिफाई ट्रांजैक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या ये पावर है? यस और नो मेरे बच्चा। देखिए यहां पर आकर ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है। क्या कहता है? सो फार एज द मैटर कंसर्न्ड विद द एक्सक्लूसिविटी इन जीएसटी,
एज पर आर्टिकल 269 कैपिटल ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सक्लूसिव राइट इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिटरमिन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि वो इंट्रा स्टेट बनेगी या इंटर स्टेट बनेगी, ये सारा का सारा एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। इसीलिए यहां पर जो IGST एक्ट है उसको यहां पर लिया जाता है। तो इट इज शेयर्ड पावर बिकॉज वेदर एनी ट्रांजैक्शन क्वालिफाई एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट। कहने का मतलब यह है कि देखो मेरी बात सुनना, ये पूछता था स्टेट गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर है क्या सप्लाई गुड्स की है, मतलब सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन कहां से कंफ्यूज कर रहा है आपको। देखिए इसमें दो बातें हैं, हमारा पहला बॉक्स होता है गुड सर्विस का, दूसरा होता है हमारा सप्लाई का आकर, और तीसरा होता है यहां पर इंट्रा या इंटर का आकर। तो जो इंट्रा या इंटर को डिसाइड करने की पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, और वो भी एक्सक्लूसिव पावर होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई सप्लाई के बारे में बताइए कि सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये तो आपका भाई साहब CGST एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 7 पढ़ा था, और CGST एक्ट का जो कॉपी पेस्ट है वो है आपका SGST एक्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है, दोनों को पावर है, दोनों मिलजुल कर साइमल्टेनियसली इस बात को डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी, तो दोनों का मुद्दा है। दूसरी बात, इन्हीं के जो प्रोविजंस हैं यहीं से प्रोविजंस कॉपी पेस्ट करके ले जाए जाते हैं, या ऐसे कहूं कि IGST के अंदर इन्हीं प्रोविजंस को अप्लाई किया जाता है। जहां पर IGST लगने की बात आएगी तो वहां पर सप्लाई का मीनिंग भी यही वाला लिया जाएगा जो आपका CGST एक्ट के अंदर दिया हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब IGST एक्ट हम पढ़ते हैं तो वहां पर मेरे बच्चा एक सेक्शन आपका आएगा, सेक्शन नंबर 20 करके। सेक्शन 20 ऑफ IGST एक्ट ये बात करेगा कि हमारे कौन कौन से CGST के प्रोविजंस एज इट इज पढ़े जाएंगे IGST के अंदर भी, उनकी वो पूरी लिस्ट बनाकर देता है। जब IGST एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर वो सेक्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये वाली बात कि सप्लाई है या नहीं है ये डिटरमिन करना स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, ऐसा नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। दोनों को साइमल्टेनियस पावर दी गई है, कोई एक्सक्लूसिव पावर नहीं दी गई है। हाँ, एक्सक्लूसिव पावर यहां दी गई है इंटर और इंट्रा के लिए, लेकिन वो स्टेट को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर पावर दी गई है IGST एक्ट के मुताबिक इंट्रा या इंटर डिसाइड करने के लिए, या डेस्टिनेशन क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए, या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो डिसाइड करने के लिए इनको यहां पर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। राइट, यस सर। उसके बाद में आगे बोलते हैं लिस्ट द टैक्स दैट हैव बीन सबस्यूम्ड इन GST। लो भाई बच्चे वाला क्वेश्चन है, इसमें बड़ा आसानी से आंसर हो जाएगा। कौन कौन से टैक्स यहां पर सबस्यूम्ड हो गए? What are the 5 taxes that will continue post GST? 5 टैक्स के नाम बताइए जो कि GST लगने के आने के बाद भी कंटिन्यू करके चलेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिक ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स। आपका कौन सा एंटरटेनमेंट टैक्स? जो कि लेवीड किया जाता है बाय लोकल बॉडीज, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका लगाया जाता है ये एंटरटेनमेंट टैक्स वो तो आपका सबस्यूम्ड हो चुका है, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटीज लोकल बॉडीज के द्वारा लगाया जाता है वो आपका आज भी इन वादियों में कंटिन्यू कर रहा है। GSTN क्या है? GSTN एक कंपनी है जो कि काम करती है, बेसिकली जो GST पोर्टल है वो इसी कंपनी के द्वारा ओन्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसमें फंडिंग करती है और ये आगे पैसा इन्फोसिस को पे करके चलती है। तो इस प्रकार से ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और GST पोर्टल चूंकि इसी के द्वारा ओन किया जाता है तो सारे के सारे काम उसी के अनुसार किए जाते हैं। GSTN के द्वारा रिटर्न फाइलिंग, पेमेंट है, आपका इनवॉइसिंग है, वेरियस काइंड्स ऑफ जो रिपोर्ट्स वगैरह गवर्नमेंट को देनी है, तो सारा का सारा काम GSTN का ही है, इस कंपनी का ही है, इस पोर्टल का ही है। ठीक है जी। आर एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू SEZ यूनिट डेवलपर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ GST। इसे भी आप क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, आगे इस क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, अभी नहीं। आगे बोलता है ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC अंडर GST लॉ। क्रॉस यूटिलाइजेशन किस प्रकार से संभव होता है? तो इसमें आपका CIS और CIS यहां पर आ जाता है, जिसमें एक आपका एक्सटर्नल सीक्वेंस होता है, एक आपका इंटरनल सीक्वेंस होता है। तो एक्सटर्नल के चलते हुए नंबर 1 पे आएगा, नंबर 2 पर ये आएगा, नंबर 3 पर आपका ये आएगा। तो नंबर 1 पर जब ये आता है तो IGST के प्रति, फिर CGST SGST के प्रति किसी भी रेशियो में, किसी भी सीक्वेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद में CGST का नंबर आएगा, जो CGST और
सीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर एसजीएसटी का नंबर आएगा जो कि एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और जिस प्रकार से आईजीएसटी का ट्रीटमेंट होता जिस प्रकार से एसजीएसटी का ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपके यूटीजीएसटी का भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। दैट इज यूटीजीएसटी थर्ड नंबर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ यूटीजीएसटी, एंड आफ्टर दैट इफ एनी बैलेंस इज कमिंग आउट देन दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद ये छोटा सा चैप्टर था, सी कैटेगरी का था। मुझे नहीं लगता कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट स्टिल दूसरा आता है आपका डेफिनेशन चैप्टर यहां पर आता है। तो इस की जो मैं कैटेगरी आपको बना के दूंगा वो आएगी, मालिक इसकी कैटेगरी बी करके आएगी। ये कैटेगरी बी के अंदर आता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन यहां पर हो जाता है, टाइप 1 का। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, एमसीक्यू को छोड़कर बाकी 4 तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो टाइप 1 का ये है। पर्सन वर्ड को मतलब बताइएगा। पर्सन वर्ड का मतलब हमने देखा था, पर्सन इंक्लूड्स, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, ये हो, वो हो, सब के सब आपके यहां पर शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में आता है मालिक आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 करके आएगा, एक्सप्लेन द टर्म डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। अब ये भी आपका एक्सप्लेन या शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ रहा है, तो इसे भी मैं टाइप 1 के अंदर ही शामिल करके चलूंगा। टाइप 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वहां पर पहले छोटी सी बैकग्राउंड लिख दें तो बड़ा अच्छा होता है। तो बैकग्राउंड में क्या लिखेंगे, देखिए डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की जरूरत कहां पड़ती है, इसका रोल क्या निकल के आता है, उसका रोल लिख दीजिए कि इसका यूज कहां पर किया जाता है। तो उसमें आप बताएंगे कि देखिए सप्लाई चैप्टर के अंदर हमारा सेक्शन 7 आता है। सेक्शन 7 पढ़ा जाएगा रेड विद शेड्यूल नंबर 1 के साथ उसे पढ़ा जाता है। और वहां पर लिखा हुआ कि इफ एनी देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन दैट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई इवन दो द ट्रांजैक्शन इज ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस। दैट्स व्हाई वी नीड टू चेक आउट वेदर द रिलेशनशिप इज बिटवीन द टू इज डीम्ड डिस्टिंक्ट और नॉट। तो यहां पर मैंने आपको 3 चीजें बता रखी हैं कि अगर एक ही बंदे के 2 एस्टैब्लिशमेंट हैं, वो अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग कंट्री में है, अलग अलग यूटी में है, या फिर एक ही स्टेट या यूटी के अंदर है जिसमें कि आपका दोनों का कॉमन रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर वहां पर उसे हम डीम्ड डिस्टिंक्ट मानकर चलते हैं। ऐसा वहां पे आपको बताया जाता है साहब। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 निकल के आता है, डिफाइन द टर्म बिजनेस। ये बिजनेस तो मैंने आपको होमवर्क में पढ़ने के लिए दिया था, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर भी आपका होमवर्क में चला जाता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज इन अकॉर्डेंस विद जीएसटी। गुड्स क्या है, सर्विस क्या है, 50 बार बात कर चुका, गुड्स क्या है और सर्विस क्या है। लेकिन बैकग्राउंड में क्या लिखोगे, 1-2 लाइन की बैकग्राउंड लिखने में कोई हर्ज नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं दोनों की कॉमन बैकग्राउंड लिखी जा सकती है। जीएसटी जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ये बैकग्राउंड आपकी अपनी खुद की कला होगी, खुद की आर्ट होगी कि आप बैकग्राउंड किस तरीके से लिख पाते हैं। अब मुझे बताइए बैकग्राउंड में क्या आना है, रोल या इंपोर्टेंस ही इनका निकल के आना है कि जो शब्द हम बताने के लिए जा रहे हैं उसका वास्तविकता में सीन क्या रहेगा। जैसा कि मैं बताऊं मैं क्या लिखूंगा बैकग्राउंड, जैसा कि हम जानते हैं नाम से ही प्रतीत होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि भाई जीएसटी तभी लगेगा जब कोई गुड्स या सर्विसेज होगा। इसलिए हमें जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि क्या गुड्स है, क्या गुड्स नहीं है, क्या सर्विस है और क्या सर्विस नहीं है। अब मैं इनकी परिभाषा 1 by 1 लिख दूंगा। गुड्स में हमारे 3 एलिमेंट आ जाते हैं कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी वो आपकी गुड्स कही जाएगी। और मूवेबल का मतलब होता है विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिसमेंटलिंग, विदाउट एनी ब्रेकअप, विदाउट ब्रेकअप ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स, उसे बोलेंगे मूवेबल। जो बिना किसी जोर जबरदस्ती के, जो बिना अंग भंग किए एक जगह से दूसरी जगह मूव कराई जा सकती हो, उसे हम बोलकर चलेंगे यहां पर मूवेबल। जिसमें आपके जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं या कोई इमूवेबल स्ट्रक्चर से अटैच्ड चीजें हैं उनको भी हम यहां पर मूवेबल कैटेगरी के अंदर रखे चलेंगे। साथ में एक्शनेबल क्लेम भी हमारा गुड्स की कैटेगरी में आ जाता है। सर्विस एनीथिंग अदर देन गुड्स जो होगा वो आपका सर्विस में आएगा। लेकिन मनी सिक्योरिटी ना गुड्स में आएंगे ना सर्विस में आएंगे, लेकिन एक्टिविटीज इन relation to money and security that will be considered as service if for a consideration। उसके बाद में आगे आ जाइए, डिफाइन द टर्म वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम बता सकते हैं साहब कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका एज पर सेक्शन नंबर 2 के मुताबिक अगर हम बात करके चले तो वहां पर परिभाषा दी हुई है कि जहां पर आपके गुड्स और सर्विसेज इकट्ठे सिंगल प्राइस पर आ रहे हों और जहां पर आपकी रिजल्टेंट प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी में बन रही हो, चाहे वो सड़क बनाने का ठेका हो, चाहे पाइपलाइन बिछाने का ठेका हो, चाहे बिल्डिंग बनाने का ठेका हो, तो उनको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कवर करके चलते हैं। एंड मोर ओवर एज पर शेड्यूल 2
अंडर सेक्शन 7 के साथ जो शेड्यूल 2 पढ़ा जाता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार की सर्विस के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, अकॉर्डिंगली इस पे जीएसटी लगाया जाता है। तो ये छोटा सा चैप्टर था आपका। अब आता है आपका मालिक, यहां पर सप्लाई का डिस्कशन हमारा निकल कर आता है। क्या बोलता है इसके अंदर? कई सारे क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 40+ इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं। और जहां तक सवाल है इसकी कैटेगरी का, तो ये आता है मालिक आपका कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में हम इसको कवर करके चलते हैं, ठीक है? यस सर। बोलता है क्या? मीनिंग ऑफ सप्लाई। मैंने हेडिंग भी बना दी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके आते हैं, तो हेडिंग वाइज मैंने क्वेश्चंस आपके दिए हैं। डिफाइन कीजिए सप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी एक्ट। ये किस टाइप का क्वेश्चन है सर? टाइप 1 का है। तो पहले छोटी सी बैकग्राउंड लिख सकते हैं। हाँ जी, देखिए, सप्लाई इज द बैकबोन फॉर लेविंग ऑफ जीएसटी। पुराने समय के अंदर अलग अलग टैक्सेबल इवेंट हुआ करती थी, लेकिन आज सारी की सारी अदर देन मैन्युफैक्चरिंग सबस्यूम्ड होकर सप्लाई बन गई हैं और इसके बिना जीएसटी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब बताना शुरू करो व्हाट इज सप्लाई। एज पर सेक्शन नंबर 7 रेड विद ऑल द 3 शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, 2, 3, सप्लाई का मीनिंग यहां पर ये लिया जाएगा, जिसमें आप बता देंगे कि भाई देखिए, अच्छा, इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें निर्भर करता है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का दिया हुआ है, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, कितने नंबर का है, क्योंकि आपके आंसर की लेंथ अकॉर्डिंगली ही बनाई जाएगी। क्योंकि आप लिखने को इसमें 6 पेज की थ्योरी आप इसमें आसानी से लिख सकते हो, तो अपने क्वेश्चन के आंसर की लेंथ अकॉर्डिंगली रख के चलिएगा। तो यहां पर बोलते हैं भैया जी, इसमें हमारा पार्ट ए आया था, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जिसमें विद कंसिडरेशन बात करते हैं, एक्टिविटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द बिजनेस या फिर आपकी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो होनी चाहिए, और साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए जो कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी किसी फॉर्म में हो सकता है, तो उसे हम सप्लाई बना देते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कर रहे हैं और फॉर ए कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो ईदर वो बिजनेस पर्पज के लिए है या फिर वो हमारी पर्सनल पर्पज के लिए है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। इज इट ओके? एंड उसके बाद में बात करता है मालिक यहां पर आकर के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दैट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई इवन दो दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट वन इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड इंक्लूडिंग डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स ट्रांजैक्शन दैट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। और दूसरा था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर यू हैव अवेल्ड आईटीसी देयर ऑन। Third one is principal agent relationship and fourth one is import of services from a related person for business purpose in India। और जो लेने वाला है वो आपका टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है और नॉन टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है। तो ये आपका सप्लाई का मीनिंग यहां पे निकल के आ जाता है। फिर अगर आपका क्वेश्चन का आंसर ज्यादा लिखना है तो फिर आप क्लैरिफिकेशन जो शेड्यूल 2 के अंदर आपके दी हुई थी उनको बता सकते हो कि ये आपके सर्विस माने जाएंगे, ये आपके यहां पर गुड्स माने जाएंगे। उसके बाद और अगर क्वेश्चन बड़ा लिखना है, आपको आंसर बड़ा लिखना है इसके अंदर, तो आप बताएंगे कि इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले ये सप्लाई आपकी नहीं बनाई जाएंगी। ऐसे करके बात आप लिख सकते हो। बैकग्राउंड में एक और बात डाल सकते हो, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज नॉट ए सप्लाई दैट नो जीएसटी कैन बी लेविड एट ऑल। यही है बैकबोन, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द नेसेसरी एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई अंडर सीजीएसटी। वो कौन कौन से रेलिवेंट पॉइंट हैं, वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनकी वजह से हमारी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, कंसीडरेशन होना चाहिए, तो ये टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। अगर टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर जाकर एबीसी आपके फुलफिल हो रहे हैं तो वहां पर भाई साहब हम बात नहीं करके चलेंगे। गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसीडरेशन भी होना चाहिए, बिजनेस के दौरान भी होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और मेड बाई अ टैक्सेबल पर्सन होनी चाहिए। इस बात को जरा मैं बाबा की बूटी के आधार पर लिखूं तो कुछ ऐसे निकल के आएगा कि आप उसके आधार पर गुड्स या सर्विस होना चाहिए, क्योंकि गुड्स या सर्विस के लिए सप्लाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गुड्स या सर्विस होना चाहिए और सप्लाई के लिए आपका ABC टेस्ट यहां पर आ जाता है। तो इन चीजों को आप यहां लिख सकते हो और ये सारा का सारा काम आपका टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर अगर होता है तो निश्चित तौर पर जीएसटी आपका लेवी करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, स्टेट द टाइप्स ऑफ सप्लाई अंडर द जीएसटी लॉ। कौन कौन से तरह की सप्लाई बन सकती है। सप्लाई के अलग अलग रूप हैं, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई। अलग अलग टाइप की सप्लाई आपकी बन सकती हैं। टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, इंटर, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, जीरो रेट सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई एंड ये आउटवर्ड आएगा। इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई, अलग अलग प्रकार की आपकी सप्लाई के नाम बन सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हम उसे किस रेफरेंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कैन अ ट्रांजैक्शन इन विच एनी वन और मोर ऑफ द गिवन क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिल्ड बी स्टिल कंसीडर्ड एज सप्लाई? जी हां, हमारे पास 4 तरह की ऐसी एक्टिविटीज हैं, वहां पर भले ही आपका सी पूरा ना हो रहा हो, कंसीडरेशन पूरा ना हो रहा हो, उसके बावजूद भी हम उसे वहां पर सप्लाई के रूप में कंसीडर करके चलते हैं जी। लिस्ट द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन, वही आपके आरबीआई के एजेंसी 4 पॉइंट आपके यहां पर आ जाएंगे। What are the activities which shall not be considered as supply? न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले, वो सारे के सारे लिस्ट आपकी यहां पर बना के रखी जा सकती है, लेकिन ये जरूर देख लेना कि जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का पूछा जा रहा है। अगर छोटा क्वेश्चन तो सिर्फ हेडिंग लिख सकते हैं, और अगर बड़ा क्वेश्चन पूछा गया तो हेडिंग के अंदर का आप डिटेल भी लिख सकते हैं कि पूरी बात वहां पर बता सकते हैं। Enumerate the activities or transactions which shall be treated neither as supply of goods nor supply of services. अगेन वही क्वेश्चन आपका यहां पर आ जाता है, न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले। Whether provisions of service of goods by a club or association society to its members will be treated as supply or not? The answer is yes. जो क्लब और उसके जो मेंबर होते हैं वो अलग अलग कंसिडर किए जाते हैं, उनके बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो निश्चित तौर पर उसे हम यहां पर लेकर चलते हैं, एज सप्लाई का रूप उसे देकर चलते हैं। अब ये आते हैं आपके मिनी केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, ये है आपके टाइप 2 वाले क्वेश्चंस यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें बोलता है Myntra was amalgamated with Flipkart on account of amalgamation. Mr. Puneet, a shareholder receives 10,000 shares of Flipkart in exchange of 5,000 shares of Myntra. Does it qualify as supply? जो सिक्योरिटीज, शेयर मतलब सिक्योरिटीज। अब यहां पर आप क्या लिख के चलेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्या ये सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको लीगल पोजीशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले बताइए, देखिए ये जो क्वेश्चन का आंसर बेस्ड है वो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी यहां पर आपकी सिक्योरिटीज की। देखिए सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आपके शेयर, डिबेंचर स्टॉक एटसेट्रा ऑल आर कवर्ड, सो शेयर विल बी कंसीडर्ड एज सिक्योरिटी। पहली बात तो आपकी ये आएगी लीगल पोजीशन के अंदर। दूसरी बात आपकी यहां पर ये निकल के आएगी कि एज पर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी एंड सिक्योरिटी नीदर can be considered as goods or services. So out from gate number 1, gate weight वहां एग्जाम के अंदर मत लिखिएगा। So it cannot be levied to GST if there is no goods or services, तो यहां पर GST आपका नहीं लगाया जाएगा। आप अपनी बात के कंक्लूजन में ये सिक्योरिटी की आपने डेफिनेशन दे दी, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज की आपने डेफिनेशन दे दी, और उसके बाद आकर अपनी बातों को कंक्लूड कर रहे हैं चूंकि आपके जो शेयर्स हैं ये सिक्योरिटीज हैं, और सिक्योरिटीज एज पर द अबव स्टेटेड डेफिनेशन ये आपकी ना तो गुड्स में कवर होती है ना सर्विस में कवर होती है, इसलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो पहले लीगल पोजीशन दे दी, प्योर लीगल लॉ लिख दिया। लैंग्वेज आपकी ऑलवेज अपनी रहेगी, ध्यान रखना। तो पहले आपने लॉ की वर्डिंग्स लिखी और उसके बाद में अपनी बात को यहां पर आकर कंक्लूड कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहां पे लिखा जाएगा, वेदर ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड या और पोजेशन इज नेसेसरी फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी है? यस, द आंसर इज यस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके। देखिए हम जानते हैं गुड्स या सर्विसेज के ऊपर ही जीएसटी अपना लगाया जाता है। तो शेड्यूल 2 के अंदर ये बात कही जाती है, रेड विद सेक्शन जो 7 के साथ में पढ़ा जाता है, कि जहां पर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है या हो जाएगी उसे ही हम सप्लाई ऑफ गुड्स के रूप में कंसिडर करके चलते हैं। अगर उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो फिर उसे सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर हम क्वालिफाई करा के चलते हैं साहब। उसके बाद में वेदर गुड सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी, यस डेफिनेटली उसमें ओनरशिप टू बी ट्रांसफर होती है, क्योंकि जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करवाया जाएगा तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और अकॉर्डिंगली हम बात करके चलते हैं मालिक, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉल कराया जाएगा। अभी आ जाते हैं आपके ये 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली, एक में ही 2 क्वेश्चन बना रखे हैं, तो ये मिनी केस स्टडी में ही काउंट किया जाएगा क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, उसका दूसरा पार्ट आपका ये आ रहा है। अगर पूरा ही एक क्वेश्चन होता तो मैं इसे लॉन्ग केस स्टडी के अंदर कवर कर देता। क्या बोलता है सुनिए जरा ध्यान से। साहब सेल्स एन एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी। लिख लें थोड़ा सा, ये सबसे जरूरी चीज है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसके एक रफ में आप उसको जरा समराइज जरूर कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन पेपर के अंदर जो आपकी आंसर शीट है उसमें एक पेज रफ पेज बना लेना, अपनी जो भी कीला कांटी करनी है वो कर लीजिएगा और उसके बाद फिर उसे काटा मार दीजिएगा, ठीक है। साहब सेल्स हैं, तो ये हो गए साहब सेल्स और ये दिल्ली के निवासी हैं।
एयर कंडीशनर में ये डील करते हैं, एसीज में डील करते हैं मालिक, और नीड्स 4 एयर कंडीशनर्स फॉर न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस इन सफदरजंग एन्क्लेव, ये दिल्ली में ही है। तो इन्होंने अपना घर बनाया और घर के लिए नया घर बनाया, घर के लिए 4 एसी की जरूरत थी और एसी में ही ये डील करते थे। तो पड़ोस की दुकान से तो खरीद के लाएंगे नहीं, खुद अपनी प्रीमिसेस से, अपने ही शोरूम से ये आगे एसी को ट्रांसफर कर देंगे। क्या बोलते हैं आगे, Therefore, he transferred 4 air conditioners on which ITC has already been availed from its stock for the said purpose. एग्जामिन की ये सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी। तो उन्होंने 4 एसी अपने एफओसी पर आगे ट्रांसफर कर दिए हैं। सबसे पहले ये जो केस आपके लिए छोटा सा बना के दिया गया, इसके पीछे की लीगल बैकग्राउंड आपको लिखनी होगी। जब लीगल बैकग्राउंड लिखेंगे तो आप इस केस का डिस्कशन नहीं करेंगे। समरी से आपको पता लग गया कि इसका लॉ कहां छिपा हुआ है, कहां से ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो उसको आप लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर 7 ऑफ CGST एक्ट रेड विद शेड्यूल नंबर 1, इफ permanent transfer of any business asset and ITC has already been availed thereon, that will be constituted as supply even though it is on fee FOC basis, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस ही क्यों ना हो। ये आपने लीगल कंटेंट वहां पर डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। सिंस इन द गिवन केस साहब सेल्स ट्रांसफर्स 4 एयर कंडीशनर विच इज ए बिजनेस एसेट ट्रांसफर्ड टू हिज होम फॉर पर्सनल पर्पसेस ऑन FOC basis, it's a permanent transfer of business assets. Hence, in the light of what is stated above, it will be termed as supply and liable to GST हो जाएगा। अगर आपको और लिखने का मन हो तो आप उसको में ये भी डाल सकते हैं, so far as the matter concerned to the valuation, because there is no transaction value is available, so the value shall be determined as per the valuation rules on the basis of open market value। तो ऐसे करके भी बात अपनी बढ़ा सकते हैं। आगे क्या बोलते हैं सुनिए जरा। फर्दर, जनकपुरी रेजिडेंट आकाश अप्रोच करते हैं साहब सेल्स को। ही सोल्ड एन एयर कंडीशनर्स टू साहब सेल्स। साहब सेल्स को आकाश ने, जो कि एक जनकपुरी के रेजिडेंट थे, उन्होंने, दिल्ली के ही एक रेजिडेंट है, नाम है इनका आकाश करके है, रेजिडेंट, ठीक है जी। ही सोल्ड एन एयर कंडीशनर टू साहब सेल्स फॉर ₹5,000। आकाश had brought the said AC 6 months before for his personal use। ये 6 महीने पहले यहां से बाजार से खरीद के लाए थे, पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और इन्होंने does sale of air condition by Akash to Sahab sales अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। क्या ये घटना जो 5,000 में इन्होंने अपना एसी बेच दिया जिसे पर्सनल पर्पस के लेकर आ रहे थे, क्या ये घटना सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? तो यहां पर आप अपना आंसर कैसे लिख के चलेंगे? देखिए, जो जहां तक सवाल है एसी का, लिंकेज पैटर्न पे भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। जहां तक सवाल है एसी का, तो इट विल बी क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ गुड्स सो फार एज द मैटर कंसर्न टू द सप्लाई। तो यहां पर आपका लॉ क्या बोलता था? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच ITC हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड दैट वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई इवन दो वो आपकी FOC ही क्यों ना हो। लेकिन यहां पर FOC नहीं, यहां तो विद कंसीडरेशन है। तो चेक करेंगे यहां पर ABC सप्लाई बनने के लिए ABC टेस्ट हमें फुलफिल करना होता है। एक्टिविटी यस, कंसीडरेशन यस, बट हियर देयर इज नो बिजनेस ऑफ आकाश टू सेल द ACs, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए अपने घर के लिए लेकर आए थे। तो इन द एब्सेंस ऑफ द पॉइंट बिजनेस इट विल नॉट बी कंस्टिट्यूट एज सप्लाई एंड नो GST कैन बी लेविड ऑन इट। A car dealer sells a Mercedes car for ₹50 lakh to earn profit. Does it qualify as supply? A car dealer है, तो क्या यहां पर ABC टेस्ट पास होता है? यस, ABC टेस्ट पास हो जाएगा, अकॉर्डिंगली ये भी आपकी सप्लाई बन जाएगी। An individual buy a car for personal use and after a year sells it to a car dealer. नहीं, ये बिजनेस नहीं है, सप्लाई नहीं बन पाएगी। नो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर बेस्ड, जिसकी आपने कई बार बेहतरीन वाली लिंकेज कर रखी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे यहां पर रखे जा रहे हैं मालिक। कहता है क्या? मिस्टर राजेश सुराना, ये मुझे लॉन्ग केस स्टडी, ये टाइप 3 का क्वेश्चन अपना आ जाता है मालिक। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे थे पिछले आधा पौना घंटे से, स्मॉल स्मॉल। अगर मैं ना भी कराता तब भी आप उनके आंसर कर सकते थे। बड़े बड़े क्वेश्चंस कराने में मजा आता है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, टाइप 3 का है। 3 हेडिंग आएंगे,
पहले क्वेश्चन की समरी बना दीजिए, उसके बाद इसकी लीगल पोजीशन, उसके बाद आप अपना कंक्लूजन लिख के चलेंगे। क्या बोलता है? मिस्टर राजेश सुराना हैज अ प्रोप्राइटर फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर। जयपुर के राजस्थान में राजेश जी का अपना बिजनेस है और इनकी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है। ठीक है जी। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल प्रोडक्ट। ठीक है जी। ये टैक्सेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके चलती है, जो कि आपके टैक्सेबल भी हैं। ठीक है जी। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विसेज। अच्छा, ये सर्विस में भी आपके डील करके चलते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। मिस्टर राजेश सुराना प्रोवाइडेड द कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज ब्रदर मिस्टर अखिलेश सुराना लोकेटेड इन यूएसए। इन्होंने अपने भाई जो यूएसए में हैं उनको एक सर्विस यहां पर दे दी है जी। ठीक है। अच्छा जी। विदाउट एनी कंसिडरेशन, और ये आपने एफओसी यहां पर दी थी। ठीक है। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर अखिलेश आर सिमिलर टू वंस मैन्युफैक्चर्ड बाय राजेश सुराना। दोनों भाई एक जैसे प्रोडक्ट में डील करते हैं, वो एक अमेरिका में और एक इंडिया के राजस्थान में है। मिस्टर सुराना चार्जेस 3 लाख फॉर प्रोवाइडिंग सिमिलर कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अदर इंडिपेंडेंट कस्टमर लोकेटेड इन इंडिया। इसका जो ओपन मार्केट वैल्यू था वो था जी यहां पर 3 लाख रुपीस का यहां पर आ रहा था। ठीक है जी। उसके बाद में आगे बोलते हैं क्या? कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी इफ एनी इन द गिवन केस एज्यूमिंग द रेट ऑफ सीजीएसटी, एज्यूमिंग द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड जो हमारे आईजीएसटी हैं वो 9% के यहां पर आ रहे हैं, तो क्या होगा? तो आपको यहां पर यह बताना है कि जीएसटी की लायबिलिटी क्या रहेगी। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं अपने हिसाब से? यस और नो बताइए ना, आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखो मालिक, जब भी जरा सी भी दिक्कत हो आप सोचो लिंकेज पैटर्न पे, आंसर भी अपना लिंकेज पैटर्न पे लिख सकते हो। तो इन बातों को क्या आप अपने लाइनों में लिख सकते हो जो समरी हमने तैयार की है? तो यहां पर बन जाएंगे इसके फैक्ट्स एंड इश्यू क्या है जी। तो फैक्ट्स में लिख दीजिए एक भाई राजस्थान इंडिया में है। अपने शब्दों में आपको क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक भाई यहां पर है, दूसरा भाई वहां पर है, दोनों भाई सिमिलर गुड्स में डील करते हैं। इंडिया वाले भाई ने अपने यूएसए वाले भाई को एक सर्विस दी है जिसकी वर्थ 3 लाख रुपए की थी, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। तो क्या यहां पर इनकी कोई लायबिलिटी निकल के आएगी या नहीं आएगी? तो चेक करते हैं। लीगल पोजीशन में जब बात करके चलेंगे इसके लिए, तो क्या ये घटना एक गुड्स और सर्विस में आती है कि नहीं आती? यस सर, ये निश्चित तौर पर एक सर्विस का हिस्सा अपना बना दी जाएगी। ये सर्विस की यहां पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जीएसटी लगने के लिए क्या ये सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? आपका माइंड कहां क्लिक करता है? सर, जहां एफओसी सप्लाई होती हैं वहां पर आता है आपका शेड्यूल 1 करके आता है। शेड्यूल 1 के अंदर किस पॉइंट में आपको ये बात जच रही है? सर, हमें जच रही है कि हम रिलेटेड पार्टी के अंदर इसे शामिल करेंगे कि भले ही एफओसी हो उसके बावजूद भी ये आपकी सप्लाई बन जाती है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी के अंदर क्या ये आपके वाकई में रिलेटेड पार्टी है या नहीं है? तो यहां आपको लग रहा होगा कि ये आपके एक प्रकार से फैमिली मेंबर हैं। फैमिली मेंबर्स के बीच में फैमिली मेंबर्स को रिलेटेड पार्टी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ये वाकई में एक फैमिली का हिस्सा है या नहीं है? तो फैमिली की परिभाषा आपकी दी हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि देखिए जो स्पाउस है और जो बच्चे हैं वो तो अनकंडीशनली ऑलवेज आपकी फैमिली का हिस्सा बनेंगे, लेकिन भाई बहन, माता पिता और दादा दादी और ये तभी आपकी फैमिली का हिस्सा बनेंगे जब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो ये आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भाई है और यूएसए में अपना खुद का बिजनेस करता है, तो ये इस भाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये फैमिली का हिस्सा नहीं बनेगा। फैमिली का हिस्सा नहीं बनेगा तो रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। रिलेटेड पार्टी में नहीं आया तो ये शेड्यूल 1 के अंदर फॉल नहीं करेगा।
शेड्यूल 1 के अंदर फॉल नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको सिर्फ एबीसी ही टेस्ट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल 1 के अंदर इसे कोई जगह नहीं मिल पा रही है। एबीसी के अंदर चूंकि कंसीडरेशन नहीं है, एफओसी है, इस कारण से यह घटना आपकी सप्लाई नहीं बनेगी और इस पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यस सर। उसके बाद में आगे आता है क्वेश्चन नंबर 16 करके, जहां बोलते हैं एग्जामिन वेदर द activity of import of service in the following independent cases would amount to supply under section 7। क्या ये घटना सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? तो ये होते हैं आपके मिनी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं, यानी कि टाइप 2 के यहां पर आ जाते हैं। क्या बोलता है? मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई। अच्छा जी। From Mr. Russell of Sydney, Australia, the amount paid for the said service is 5,000 Australian dollar। क्वेश्चन इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर बेस्ड है। पहले उसका लॉ लिख लीजिएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए हमें देखना होता है कि एक सर्विस तो होनी चाहिए। अगर ये आपकी विद कंसीडरेशन आ रही है तो चाहे आपकी बिजनेस पर्पज के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पज के लिए हो, फिर तो ऑलवेज आपकी ये सप्लाई यहां पर आकर बन जाती। लेकिन अगर ये एफओसी है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये रिलेटेड पार्टी से आ रही हो, बिजनेस पर्पज के लिए ले रहे हो, लेने वाला कोई भी हो, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर इसको हम सप्लाई बनाकर चलते हैं। तो अगर आप यहां फॉल करते हैं तो सप्लाई बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। लॉ आपका इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद में टेस्ट करते हैं। इन्होंने वास्तु कंसल्टेंसी की सर्विस ली है और विद कंसीडरेशन ली है, ठीक है, और पर्सनल पर्पज के लिए ली है। तो भाई भले ही पर्सनल पर्पज हो, दिक्कत नहीं है, विद कंसीडरेशन है तो ये सप्लाई तो बन जाएगी। हां, वो अलग बात है कि आगे चल के इसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी सप्लाई तो यहां पर आकर बन जाएगी। जितना क्वेश्चन पूछा गया उतने का मैं आंसर यहां पर कर देता हूं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, उसमें बोलते हैं भला क्या? श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज रेजिडेंस के लिए है फ्रॉम हर सन बेटे से मिस्टर वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। फर्दर श्रीनिधि डिड नॉट पे एनी कंसीडरेशन। इस बार एफओसी की बात कर रहे हैं तो एफओसी है। क्या बेटा रिलेटेड में आएगा? यस, अनकंडीशनली जो बच्चे होते हैं वो रिलेटेड पार्टी में आते हैं। लेकिन क्या इन्होंने ये बिजनेस पर्पस के लिए ली है? जी नहीं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ली थी, इसलिए ये आपकी यहां पर सप्लाई नहीं बनेगी, विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड वास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर हर बिजनेस प्रीमिसेस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम हर सन, ठीक है, मिस्टर वरुण रिजाइडिंग इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। फर्दर मिस श्रीनिधि डिड नॉट पे एनी कंसीडरेशन फॉर द सेड सर्विस। इस बार अंतर ये आया है कि इन्होंने बिजनेस पर्पज के लिए उसको लिया है, तो ये एफओसी है, रिलेटेड पार्टी से है, बिजनेस के लिए, तो इस बार ये आपकी यहां पर सप्लाई बना दी जाएगी। इज इट ओके? यस सर। और आगे चल के रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर जीएसटी भी भरना पड़ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे बोलते हैं डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी। ये मैं कई बार आपको लिंकेज करा चुका हूं, तो पूरी लिंकेज का अपना यहां पे लिख सकते हैं कि विद कंसीडरेशन है तो ये होगा, विदाउट कंसीडरेशन है तो इस प्रकार से यहां पे रखवाया जाएगा जी। 18वें क्वेश्चन के अंदर बोलता है विल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। विल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसीडरेशन बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। यस सर। अगर विदाउट कंसीडरेशन है तो उसमें पैरामीटर जो अभी मैंने आपको बताए थे वो फुलफिल आपके होने चाहिए, तभी वो आपकी यहां पर सप्लाई बन सकती है और तभी वहां पर जीएसटी की बातें भी हो सकती हैं। संतोष एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन प्लान्स टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन इन कैनेडा। He receives career consultancy services from Mr. Prakash, a Canada-based consultant, for rupees 10 lakh. Does it qualify as supply? देखिए, जहां तक सप्लाई का सवाल है तो अगर विद कंसीडरेशन है तो पर्पज की ऐसी की तैसी, चाहे वो बिजनेस पर्पज हो चाहे वो पर्सनल पर्पज हो, वो ऑलवेज आपका यहां पर आकर सप्लाई बनाया जाता है मालिक। हाँ, वो अलग बात है कि आगे चल के वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो आपका यहां सप्लाई बना दिया जाएगा। आगे है जैकी श्रॉफ Constructions Limited,
अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है साहिब, ठीक है जी। रिसीव आर्किटेक्चरल डिजाइन सप्लाइड बाय अ फॉरेन आर्किटेक्ट टू डिजाइन अ रेजिडेंशियल हाउस टू बिल्ट इन कश्मीर फॉर कंसीडरेशन, विद कंसीडरेशन है, घर बनाने के लिए है। सप्लाई तो बन जाएगी लेकिन आगे चल के एग्जेम्प्ट करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है क्या, कृष्णा लिमिटेड प्रोवाइड्स पेटेंसी सर्विसेज विदाउट चार्ज टू रामा, एफओसी दे रहे हैं रामा लिमिटेड को, इन विच कृष्णा लिमिटेड हैज कंट्रोल्ड राइट। अगर कंट्रोलिंग राइट है तो निश्चित तौर पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में वो आ जाता है। सेड, और तो भले ही आपने विदाउट चार्ज दिया हो उसके बावजूद भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 सेक्शन 7 में फॉल करेगा और इसे यहां पर सप्लाई बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स बस सर्विस, मील कूपन, टेलीफोन एट रेजिडेंस, गिव्स व्हीकल फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, यूनिफॉर्म एंड शूज टू हिज एम्प्लॉय, एक्सप्लेन इम्प्लीकेशन ऑफ द जीएसटी। क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? ये चीजें दी जा रही हैं इस बंदे को। हम जानते हैं एम्प्लॉय को अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो वहां 50,000 तक की अगर वैल्यू है तो उसे सप्लाई नहीं मानते हैं पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो सप्लाई बनेगी और पूरा का पूरा अमाउंट आपका जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। कूप, अ कोऑपरेटिव गिफ्ट्स दिवाली गिफ्ट टू एम्प्लॉय वर्थ ₹5 लाख। जी मालिक, सप्लाई बन जाएगी, जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर ये कीमत 40,000 होती तो फिर सप्लाई ना बनती और कोई जीएसटी की बात यहां पर नहीं करी जाती। एबीसी एसोसिएट्स रिसीव्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन मलेशिया, ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने इंपोर्ट सर्विस की है। हेड ऑफिस हैज रेंडर्ड सच सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स ब्रांच ऑफिस। ये डीम डिस्टिंक्ट पर्सन में फॉल कर जाएगा, भले ही एफओसी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी इसे हम यहां पर सप्लाई बनाकर चलेंगे और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को जीएसटी अपना भरना पड़ जाएगा। बजरंग बली लिमिटेड हैविंग हेड ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹20 लाख टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन राजस्थान। स्टॉक ट्रांसफर है, निश्चित तौर पर सप्लाई बना दिया जाएगा। उसके बाद में आगे बोलते हैं, मॉडेस्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली डीलिंग इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ट्रांसफर्ड सम ऑफ इट्स स्टॉक टू इट्स यूनिट लोकेटेड इन हरियाणा। यस, सप्लाई बन जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। क्या सप्लाई बनेंगे या नहीं बनेंगे? आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। सिलेक्टा मैन्युफैक्चरर्स हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट। दो अलग अलग स्टेट में है, डीम डिस्टिंक्ट बन जाएंगे। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री पिन दिल्ली टू मुंबई डिपो। पिन हटा दो। फैक्ट्री जो दिल्ली में है टू मुंबई डिपो विदाउट कंसीडरेशन। यस, इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, एफओसी है, शेड्यूल में फॉल करेगी। इंटर स्टेट है, आईजीएसटी आएगा। टैक्सेबल पर्सन जो होगा वो सप्लायर होगा। एग्जम्पशन कोई है नहीं। वैल्यूएशन ओपन मार्केट वैल्यू पे करवा दिया जाएगा। सारी कहानी आप इसके ऊपर लिख सकते हो। लिखने के लिए आपके पास बहुत मसाला है। जब तुम्हारा लिखने का मन करे लिंकेज पैटर्न पे आ जाओ। जो भी है आप लिंकेज पैटर्न पे आ जाइए, बात कंप्लीट मालिक। रमन इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर in Chennai. His brother, who is settled in Band, London, is a well-known lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to family dispute. Import of service है, personal purpose के लिए है, सप्लाई तो बन जाएगी। एफओसी लिए कैसे लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी, एफओसी है। एफओसी तो बिजनेस पर्पस के लिए होती है तो ही सप्लाई बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इसे यहां पर सप्लाई नहीं बनाया जाएगा। आगे है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय मिस्टर रामलाल बट नॉट इन द कोर्स। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनके तो आप पीएचडी कर चुके हो भाई। परमानेंट ट्रांसफर पर बेस्ड PQR एंड कंपनी
A manufacturer of technical equipment donated such equipment to charitable school on account of renovation of the office. परमानेंट ट्रांसफर कर दिया बिजनेस एसेट का, कंपनी आईटीसी ले चुकी थी तो निश्चित तौर पर इसे सप्लाई बना दिया जाएगा. A dealer of air conditions permanently transfer air conditions from his stock in trade for personal use. Supply of goods में फॉल कर जाएगा. एजेंसी एक्टिविटी, प्रिंसिपल एजेंट के बीच की बात कर रहे हैं और यहां पर एजेंट जो आपका होता है, जो शेड्यूल 1 में कवर किया जाता है, वो आपका हवाई वाला एजेंट नहीं होता, बल्कि वो आपका एक रिस्पॉन्सिबल एजेंट की कैटेगरी में आता है मालिक. एबीसी शू शाइन्स लिमिटेड एंगेज्ड इजी बीजी लिमिटेड as an agent to sell shoes on its behalf. Okay, for this purpose ABC Shoeshines Limited has supplied 500 shoes to the showroom of Easy Busy. या प्रिंसिपल टू एजेंट है, निश्चित तौर पे भले ही एफओसी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी सप्लाई बनाया जाएगा. अब सप्लाई गुड्स की है, सप्लाई सर्विस की है, उसकी बात कर रहे हैं. अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गेट्स इट्स ट्रेनिंग मटेरियल प्रिंटेड फ्रॉम अ प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, द कंटेंट, ये सर्कुलर पर बेस्ड है आपका, जो बुक्स और टिश्यू पेपर वाला जो सर्कुलर था. द कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो रेसिपिएंट है उसने अपना मटेरियल दिया है. हु ओन्स द यूसेज राइट, कॉपीराइट उसी के ऊपर है, ऑफ द सेम, वाइल द फिजिकल इनपुट इंक्लूडिंग पेपर एटसेट्रा, सब जो प्रिंटर था उसने अपना इस्तेमाल किया है. Ascertain whether supply of training material by printing press constitute supply of goods or supply of service. अगर ये बुक्स फॉर्म के अंदर आ रही है तो निश्चित तौर पर इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस के रूप में ही काउंट करके चलेंगे. पूरा सर्कुलर मैंने आपको डिटेल में करके समझा रखा है. एबीसी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई supplies a technical consultancy services to its client. It has been providing, अच्छा, एबीसी कंसल्टेंसी जो है आपकी इन मुंबई है, सप्लाई करती है आपकी ये टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज को सप्लाई कर रही है. ओके, इट हैज बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू एक्स वाई लिमिटेड. ठीक है जी, यहां फुल स्टॉप लगा देता हूं. ठीक है, इट हैज बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू एक्स वाई लिमिटेड मुंबई. लिखते चले थोड़ा सा. ये आ गई आपकी यहां पर एबीसी और ये मुंबई महाराष्ट्र में है और ये आपकी सर्विसेज यहां से दे रहे हैं. ठीक है, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू एक्स वाई को ही दे रहे हैं ये, और वो भी महाराष्ट्र में ही है. सिंस पास्ट 2 years कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय एक्स वाई लिमिटेड असाइनमेंट वाइज. ठीक है, एक्स वाई लिमिटेड पेड 45 लाख रुपीज टू एबीसी कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑन 10th January 2000, जो भी आगे है, ऑन एबीसी कंसल्टेंसी एग्रीइंग नॉट टू प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज, similar technical services to any other, non-competence, not to do something in India or abroad for a period of 8 years. ABC consultancy is of the view that 45 lakh not chargeable to GST. गलत है ये. It's liable to GST because it is a service not to do something, और हम जानते हैं कि शेड्यूल 2 के मुताबिक जो not to do something चीजें होती हैं उन्हें सर्विस के अंदर ही हम क्लासीफाई करके चलते हैं. आगे बोलता है, you are examined to whether the view taken by ABC Limited is valid in law. Calculate GST liability on ABC consultancy if any. Technical services provided by ABC consultancy is otherwise chargeable to GST at the rate of 18%. It may be noted that XY Limited is not ready to pay any फर्दर अमाउंट टू एबीसी लिमिटेड. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब. तो यहां पर आकर इस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा. लिंकेज करके देखें तो ये आपकी यहां पर एक सर्विस के रूप में कंसिडर हो जाएगी और उसके बाद ये सप्लाई भी आपकी बनती है क्योंकि यहां पर एबीसी टेस्ट आपका पूरा हो जाएगा.
चूंकि ओरिजिन डेस्टिनेशन सेम स्टेट के अंदर है तो इसलिए इंट्रा स्टेट के नाम से जानकर चलेंगे। रिवर्स चार्ज यहां लगता नहीं है तो जो एबीसी है वही टैक्सेबल पर्सन बनेगी। इस पर कोई एग्जम्पशन किसी प्रकार की है नहीं तो फाइनली 45 लाख लाइबल टू जीएसटी यहां पर हो जाएगा। और इसका 9% का सीजीएसटी, 9% का एसजीएसटी, टोटल जीएसटी लाइबिलिटी आपकी ये निकल के यहां पे आ जाएगी। वेदर द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट केटरिंग सर्विस है। सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है टेम्परेरी ट्रांसफर या परमानेंट ट्रांसफर। अगर मैं एज्यूम कर लूं टेम्परेरी ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ जाएगा। गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस, ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा एज पर शेड्यूल नंबर 2। ठीक है, आगे हो एक क्वेश्चन और दिया गया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या माना जाएगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस है जी। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ ए पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसीडरेशन, यानी कि प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो सप्लाई की जा रही है वो आपकी भले ही एफओसी क्यों ना हो फिर भी ये सप्लाई में आएगी और गुड्स के रूप में यहां पे कंसिडर किया जाएगा। बिजनेस एसेट जो है यहां पर ये ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट, ट्रांसफर ऑफ राइट कर दिया है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, टाइटल नहीं गया तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विद स्टिपुलेटेड दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट फ्यूचर डेट, टू बी ट्रांसफर्ड हो जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। लीजिंग और लाइसेंस टू ऑक्यूपाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपका सर्विस में चला जाएगा। सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सर्विस में चला जाएगा। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स एज वेल एज टाइटल इन गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स में चला जाएगा। एनी ट्रीटमेंट यानी कि जॉब वर्क है वो आपका सप्लाई ऑफ सर्विस में चला जाएगा। टेम्परेरी ट्रांसफर है तो टेम्परेरी तो ऑब्वियस सी बात है ये सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगा। एग्रीइंग यानी नॉट टू डू समथिंग जो होता है नेगेटिव एक्टिविटीज सर्विस में चली जाएंगी। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जैसे क्लब के द्वारा मेंबर्स को जो गुड्स की सप्लाई की जाती है तो सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉल कराते हैं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक सर्विस के अंदर क्लासिफाई कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, अस्पायर लिमिटेड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बाटा लिमिटेड ओके फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर 50 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग टैक्सेस फॉर प्रोवाइड for following activities pertaining to construction of a complex, determine whether the following activities will fall under the ambit of works contract। ये works contract बनेगा या नहीं बनेगा, परिभाषा जानते हैं। सिंगल वैल्यू पर गुड्स और सर्विसेज आपके दिए जा रहे हों एंड जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टी वो आपकी इमूवेबल होती है तो उसे यहां पर हम मानकर चलते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इरेक्शन है, इंस्टॉलेशन है, स्ट्रक्चरल डिजाइन टू कॉम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व्ड मटेरियल ऑल्सो, ये आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फैब्रिकेशन वर्क, फैब्रिकेशन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लिया जाता है। रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, जहां पर मटेरियल नहीं था, गुड्स नहीं है तो ये आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। असेंबली ऑफ ए यूनिट पर्टेनिंग टू मूवेबल प्रॉपर्टी विच इन्वॉल्व मटेरियल एंड गुड्स, यहां प्रॉपर्टी फाइनली आपकी मूवेबल है, ये भी आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। टाइलिंग एंड पेंटिंग वर्क ऑफ ए एंटायर बिल्डिंग विच इन्वॉल्व्ड मटेरियल, निश्चित तौर पर जो काम खत्म होने के बाद जो दिखा वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स और सर्विस दोनों साथ में है, ये आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। डिलीजेंस फोर्स, ये कंपोजिट सप्लाई पर बेस्ड है आपका। डिलीजेंस फोर्स अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग मटेरियल, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया है बुक वाला जो था अपना, कि जहां ओ मार्ट प्रेस का मैंने आपसे एग्जांपल लिया था। दुर्गा प्रिंटिंग हाउस अ प्रिंटिंग प्रेस है, बाइंडिंग फॉर्म में है, बुक फॉर्म में है, तो वहां पर ये कंपोजिट सप्लाई बनती है और उसमें आपका पेपर नहीं बल्कि प्रिंटिंग मांगता है क्या वो बोलो। प्रिंटिंग आपकी मुख्य एक्टिविटी यहां पर आ जाएगी, उसके अंदर से क्लासिफाई किया जाएगा, सर्विस में आ जाएगा। वेदर एक्शनेबल क्लेम्स आर लाइबल टू जीएसटी, एक्शनेबल क्लेम आपके गुड्स तो होते हैं लेकिन जीएसटी के दायरे में सिर्फ बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी आता है, बाकी फॉर्म आपकी सप्लाई नहीं बनाई जाती है एज पर शेड्यूल नंबर 3। DLFP Limited and NBFC Non-Banking Financial Corporation transfer bad debts loan unsecured to Conjus Capital Advisor. Does it qualify as supply? इन्होंने अपने अनसिक्योर्ड लोन, जो अनसिक्योर्ड डेट्स होता है वो एक्शनेबल क्लेम के अंदर आ जाता है, तो ये आपका गुड्स की कैटेगरी में तो आ जाएगा, लेकिन
आगे चल के ये सप्लाई आपका नहीं बनता है, शेड्यूल 3 के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है और ये सप्लाई आपका फाइनली नहीं बनाया जाएगा। सो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम यहां बात करने के लिए जा रहे हैं। क्या बोलता है साहब इसके अंदर? अग्रवाल करियर्स से जीटीए एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है। एज पर जनरल प्रैक्टिस अग्रवाल कैरियर्स ऑल्सो प्रोवाइड्स intermediary and ancillary services like loading, unloading, packaging, etc., ट्रांसशिपमेंट एंड टेम्पररी वेयरहाउसिंग, ये एक्टिविटीज भी देकर चलती है। ये सारी की सारी एंसिलरी एक्टिविटीज हैं। मेन जो इसकी एक्टिविटी है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की, तो उसके अंदर ही हम इसे क्लासिफाई करके चलेंगे। पीएनटी टेस्ट यहां पर पूरा होता है, कंपोजिट सप्लाई बनेगी। अकॉर्डिंगली इसका जो क्लासिफिकेशन भी जाएगा वो सेक्शन 8 के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के अंदर चला जाएगा। What do you mean by composite supply? PNT मिक्स सप्लाई, जो अदर देन कंपोजिट सप्लाई, जहां पर कोई प्रिंसिपल एक्टिविटी ना दिखाई दे रही हो, उसे हम बोलकर चलते हैं मिक्स सप्लाई। और दोनों का जो क्लासिफिकेशन है सेक्शन 8 के मुताबिक आता है। अच्छा, यहां तक जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर थे ना, शुरुआती फेज थे आपके, आसान क्वेश्चन आंसर थे आपके, और हमने कई बार इन चीजों को देख रखा है, तो काफी आसानी से और सुविधाजनक तरीके से हम इनको कर पा रहे हैं। आगे भी ऐसे ही करेंगे, मेरा वादा है आपसे। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़े क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आईटीसी चैप्टर और वैल्यूएशन चैप्टर मिलेंगे धुरंधर, सैकड़ों क्वेश्चन मिलेंगे, सैकड़ों, और तोते उड़ा देते हैं वो, पर मैं आपके तोते उड़ने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट, ये तो हो गया जी। सेक्शन 8 के मुताबिक इनर सर्कल कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई में, और अगर आपकी मिक्स्ड सप्लाई है तो आउटर सर्कल यानी कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल के अंदर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। एग्जाम में मत लिखना अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग सप्लाईज अमाउंट टू कंपोजिट सप्लाई और नॉट। अ होटल प्रोवाइडिंग 4 days 3 night पैकेज वेयर इन अ फैसिलिटी ऑफ ब्रेकफास्ट एंड डिनर भी है, ये आपकी कंपोजिट सप्लाई है, पीएनटी टेस्ट को पूरा करती है। और जो अकोमोडेशन की सर्विस है वो प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंगली उसमें क्लासिफाई करा दिया जाएगा। टूथपेस्ट कंपनी हैज ऑफर्ड द स्कीम फ्री टूथ ब्रश अलोंग विद द टूथपेस्ट, तो ये आपकी कैसी सप्लाई? टूथपेस्ट एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट दैट कैन बी सप्लाइड इंडिपेंडेंटली, इसलिए ये आपके कंपोजिट सप्लाई में नहीं बल्कि मिक्स सप्लाई के अंदर आएगा। और टूथपेस्ट और ब्रश, इन दोनों में जिसका भी रेट ज्यादा होगा उसके अंदर इसे क्लासिफाई किया जाएगा। अब पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ कैंड फूड, ये कई बार हो चुका है, ये भी आपका मिक्स सप्लाई के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है जी। महाजन, कितने क्वेश्चन हैं? 42, 43, अच्छा 2 क्वेश्चन बचे हैं। 42वां, महाजन लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गिफ्ट आइटम्स एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स सप्लाइड अ फैमिली पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ टॉयज 18%, ब्यूटी क्रीम 28%, बेबी केयर प्रोडक्ट 28%, कॉस्को बॉल्स मिक्स्ड सप्लाई है, हाईएस्ट रेट ढूंढ लीजिए इसके अंदर आपका कौन सा निकल के आ रहा है, 28% है सर, लेकिन 28% तो 2 का आ रहा है। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। अब यहां पर आकर आप जौन से के अंदर क्लासिफाई करना चाहो आप उसे कर सकते हो, लेकिन फाइनली रेट ऑफ जीएसटी आपका 28% ही लगाया जाएगा। द प्राइस पर पैकेज 1000 का था, 25 पैकेजेस आर सप्लाई टू द कंपनी, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपना उस पे 28% निकाल दिया जाएगा। अगर मैं निकाल के चलूं तो ये 1000 के मेरे पर पैकेज प्राइस था, 25,000 पैकेजेस थे, टोटल प्राइस ये बनता है 28% से ये जीएसटी लायबिलिटी उसके ऊपर निकलकर आ जाती है। मिस्टर जोम्बी अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम चाइना। अच्छा जी, जोम्बी लिमिटेड जो हैदराबाद, लिख लूं जरा, जहां भी थोड़ी टेक्निकलिटी लगे आप लिख लीजिए। एक जोम्बी है और ये हैदराबाद में है। अच्छा जी, प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम चाइना। अच्छा जी, इन्होंने चाइना से गुड्स प्रोक्योर किया है और क्या करते हैं आगे, एंड डायरेक्टली सप्लाई द सेम टू कस्टमर इन यूएस। चाइना से माल लिया और डायरेक्टली सप्लाई कर दिया यूएसए को, तो यहां पर ये गुड्स इंडिया के अंदर नहीं आया है, एंटिटी टू एंटिटी में चला जाएगा। अकॉर्डिंगली यहां पर यह घटना आपकी सप्लाई नहीं बन पाएगी। और क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जामिन वेदर द साइड एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स में फॉल करेगी या नहीं करेगी। द आंसर इज नो। इफ यस डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मैं कहता हूं भाई सप्लाई ही नहीं है, ये आपकी सप्लाई ही जब नहीं बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन ही आपके सामने नहीं आता है। शेड्यूल 3 जो बोलता है
shall neither supply of goods nor supply of service. One of such activities or transaction is supply of goods from so and so non-taxable territory without entering into India. तो ये आपकी सप्लाई यहां पर नहीं बनाई जाएगी. अकॉर्डिंगली आगे क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई बताइए या नहीं बताइएगा. तो इस प्रकार से ये आपके आसानी से, बहुत ही बेहद आसानी के साथ आपने क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए. कस्टम के भी एक एक क्वेश्चन, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, मैंने सारे क्वेश्चन एक तरफ से करवाए हैं. इस बार मैं 100%, नॉट 99, 100% क्वेश्चन आंसर आपको करवा रहा हूं, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. क्वेश्चन आंसर के वीडियो आपको जरूर करके चलने हैं मालिक. ठीक है जी. तो बाकी मुलाकात अपने आगे हम करके चलेंगे. थैंक यू सो मच. बाय, टाटा, लव यू. और नहा जरूर लीजिएगा. ओके सर जी, बाय बाय.